तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे, जिसे आप जैसे ही लाखों बच्चों के प्यार और भरोसे ने बनाया है। तो भैया क्लास 10th में आ चुके हो और शुरुआत करना है, लेक्चर ढूंढ रहे हो वन शॉट में सारा कुछ, तो भैया यही वीडियो है, सही जगह आए हो। आपको ये वन शॉट मिलने वाला है, पूरा रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर, एक क्लास सब खल्लास, सब कुछ हमारा इसमें तांडव देखेंगे सारे इस चैप्टर लेक्चर में। ठीक है, तो भैया जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, कमर कस लो, क्योंकि करिश्मा मैम आपको पढ़ाने वाली हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर सके। तो बेटा शुरुआत करते हैं आज अपनी रासायनिक अभिक्रिया की। ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, क्यों होता है, समीकरण बैलेंस करना, जो कि हमारे भैया एग्जाम के पर्पस पे देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और बैलेंस करना, संचारण, विकृतगंधिता, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, भैया अवक्षेपण, सब कुछ भैया जरूरी है, और खास कर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो भैया ये सब इग्नोर नहीं करेंगे। तो भैया बस सब हो गया, वो घड़ी आ चुकी है जिसका था आप सभी को इंतजार। भैया रेडी हो जाओ, एक बार कमेंट कर दो। करिश्मा मैम हमेशा पूछेंगी भैया जोश लेवल कितना है, कितनी एनर्जी है, कितना न्यूट्रिशियंस है। भैया जोश लेवल दिखाना है एकदम से, जो 10th क्लास के बच्चों के अंदर होता है। तो जल्दी जल्दी आओ, शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। तो भैया स्वागत है, जल्दी से आओ। ठीक है, तो लो भैया पहली टॉपिक जो हमारी बढ़ती है, हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हमको समझना है बेटा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पहली बात तो भैया एक समझेंगे हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है भैया भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन भैया जो कि उसको हम पुनः अवस्था में वापस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि हम बर्फ से पानी बना दिए, पानी को हमने फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गया, फिर हमने फ्रिज से बाहर निकाल दिया, पानी आ गया। ऐसे सीन देखते हैं कि नहीं। मान लो जैसे कि उसकी भौतिक गुण ना बदले, जैसे कि हमने लकड़ी से ही क्या बना दिया, कुर्सी, मेज, लकड़ी का रहा तो वो लकड़ी है ना। तो ये सारे हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और बात करें रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया होते हैं, वे अभिक्रिया जो मतलब अभिक्रिया के बाद कुछ नया प्राप्त हो जाए, कुछ हमें नया मिल जाए। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि हम पेपर लाएं, उसको जलाने के बाद अब हमको क्या एक मिल गया, काला कार्बन मिल गया। हमको सब्जी बनानी है, हमने क्या उसमें माला आलू टमाटर सब कुछ मिलाया, उसके बाद हमको नया एक सामान मिल गया। अगर हम उनसे बोले हमको नहीं, हमको दोबारा आलू वापस करो, मटर चाहिए, अलग अलग सब कुछ अलग करने को कह दें, तुम अलग कर पाओगे क्या, नहीं ना। तो ये क्या हुआ, जिसको हम वापस उसकी पुनः वापस अवस्था में ना ला सके, वो हमारी कौन सी हो गई भैया, रासायनिक। चलो तो समझते हैं भैया, हमको भौतिक अवस्था जो भौतिक परिवर्तन है वो नहीं पढ़ना होता है, हमको पढ़ना होता है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। तो भैया क्या है कि जब किसी पदार्थ की संरचना में परिवर्तन होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उस प्रक्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि बोल दिया जाए कि जैसे हमने मिला दिया मैग्नीशियम, हमने क्या किया, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपको पता है कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो उसके साथ ऑटोमेटिक ऑक्सीजन उस समय था, तो वो भी क्या कर लिया, उसके साथ रिएक्शन कर लिया, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलकर बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर बना देते हैं। तो कह सकते हो क्या कि ऐसे अभिक्रिया जो कि कुछ नया उत्पाद बना दे, उसे बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक क्या क्लियर है, यहाँ तक क्या क्लियर है बताओ। सिंपल सी लिख सकते हो कि भैया जब कोई पदार्थ की संरचना में परिवर्तन होकर कुछ नया, हमें एक या एक से अधिक कुछ नया पदार्थ मिल जाए, तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हमने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, बात करें वाटर H2O और ऑक्सीजन को जलाया, मिल गया H2O वाटर। ठीक है, आओ आगे समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ है उसमें क्या है ये रासायनिक अभिक्रिया का महत्व। ठीक है, आओ समझते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं भैया, भोजन का पाचन, जो डाइजेशन है उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, ग्लूकोज वगैरह बनते हैं भैया, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर बात करें श्वसन, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और भी जो है हमारे ये सारी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आती है। लोहे में जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाता है, लोहे को खुले वातावरण में रख दिया, वायु ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आने के बाद उसमें जंग लग जाता है।
बात करें दूध से पनीर का बनना, भैया ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर पनीर को बोल दे दूध बनाओ, दूध बना लोगे क्या? नहीं ना। मैग्नीशियम रिबन का जलाना, ये सारी चीजें भैया हमारी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। फिर आगे समझते हैं बेटा क्या है कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो सिंपल सा आप बोल दो, जैसे कि हमने लिखा था क्या अभी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के रिबन को जलाए थे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो भैया क्या कह सकते हो कि ये जो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। फिर से बात करती हूँ, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैग्नीशियम और हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है। तो जो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसको बोला जाता है भैया क्या, अभिकारक। इनको क्या बोला गया, अभिकारक बोला गया, ठीक है। और जो ये अभिक्रिया जब मिल जाते हैं, मिलने के बाद जो चीज़ बना रहे हैं आपस में मिलने के बाद, वो हमारा कहलाता है भैया उत्पाद। तो क्या कह सकते हो, जो जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको बोला जाता है अभिकारक, इंग्लिश में बोलें तो रिएक्टेंट। और जो मिलकर बना उसे बोलते हैं उत्पाद, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब समझो ये डिफिनेशन लिखा है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, शुरुआत से ही आपस में ही अभिक्रिया कर लेते हैं, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और बात करें उत्पाद की, तो जो वो पदार्थ आपस में मिलने के बाद जो उत्पाद बन रहा है, जो भी पदार्थ बन रहा है, उसे बोला जाता है उत्पाद। क्या बोला गया, उत्पाद बोला गया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल तो मैंने समझा ही दिया कि जैसे ये है, अब ये भी क्या हुआ, अभिकारक, ये क्या हुआ, अभिकारक, इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया उत्पाद, ये भी बन गया उत्पाद। चलो भैया आगे समझते हैं। अब क्या समझते हैं कि भैया संतुलित रासायनिक समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है भैया, कुछ कुछ इक्वेशन जैसे थे, जैसे मैंने अभी मैग्नीशियम रिबन वाला दिया था, वो इक्वेशन क्या था बेटा, बैलेंस नहीं था। वे इक्वेशन क्या था, बैलेंस नहीं था। इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। तो ऐसे अभिक्रिया को गलत माना जाता है। ये जो समीकरण है संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। हमको हर एक समीकरण को बैलेंस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पेपर में आता भी है भैया, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो संतुलित करना कैसे होता है वो सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के जो प्रत्येक तत्व होते हैं, उनके जो परमाणुओं की संख्या होती है, वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। जो हमारे रिएक्शन में अभिक्रिया में जो तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। जो अभिकारक का है वो उत्पाद का होना चाहिए। हमेशा अभिकारक और उत्पाद क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। जैसे कि भैया हम मार्केट जाते हैं, हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और जैसे मान लो सब्जी वाले के यहाँ गए, भैया तराजू उसका होता है, उसका तराजू होता है। तुम बताओ, हमने कहा कि भैया तुम 5 केजी हमको क्या दे दो बेटा, 5 केजी हमको आलू दे दो, 5 केजी, अरे यार हाँ 5 केजी क्या दे दो, आलू दे दो। और उसने इधर क्या किया भैया, 5 किलो का बाट रख दिया, 5 केजी का क्या रख दिया, बाट रख दिया। तुम क्या कभी भी ये अगर ऊपर ही उठा रहा है हमारा आलू, तुम सामान ऐसे लेके चले आओगे? तुम कहोगे नहीं, तुम पहले इसको बैलेंस करो भैया, बराबर नहीं हुआ है, तुम कटिया मार रहे हो, तुम बराबर करो पहले, है ना, हम बराबर लेंगे। ये गलत बात है अंकल जी, बराबर चाहिए हमको, है ना, 500 किलोग्राम ही हमको चाहिए, है ना, 500 ग्राम केजी हमको चाहिए। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो भैया क्या हुआ, तुम भी बैलेंस जैसे जिस तरीके से करते हो कि दोनों हमको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी तरह भैया रासायनिक समीकरण भी होता है कि जो इधर वाला भी कारक बैलेंस होगा तो उत्पाद भी बैलेंस होगा। दोनों क्या होंगे, बैलेंस होने चाहिए। जैसे हमारा यहाँ H2O2 था, पहले था, और उसको क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, हमेशा कभी भी देखो ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो तो ये इसका भी है, ये वाला इसका भी है। मैथ्स में पढ़े होगे आप लोग, x+y जैसे लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, ये 2 इसका भी होता है, ये इसका भी होता है। मान लो कुछ चीज़
ऐसे x और y का भी होता है, तो ये दोनों के साथ गुणा होता है ना, दोनों के साथ गुणा होता है, इसलिए 2xy हो जाता है, x का भी y का भी, इसका मतलब 2x है और 2y है ना। तो ऐसे ही सेम हमारा इसमें भी हो जाता है। तो भैया अब क्या ये बैलेंस है, जैसे अब लिखा क्या है कि यह एक संतुलित समीकरण है क्योंकि दोनों ओर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अब क्या है भैया, बराबर है, बैलेंस है। और समझते हैं, और हाइड्रोजन बाईं ओर 4 है और दाईं ओर भी अब 4 है, ऑक्सीजन बाईं ओर 2 है और हाइड्रोजन भी हमारा, ऑक्सीजन इधर साइड भी 2 है। नोट क्या करना है, इस बात को समझना, हमेशा जो ये समीकरण है ये क्यों बैलेंस होता है, तो इसको बोला जाता है भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो नया निर्माण किया जा सकता है। हमेशा किसके द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार बोला गया है कि जो अभिकारकों की संख्या होगी वही हमारे उत्पादों की संख्या होगी। हमेशा द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया समझ गए इतनी बात। आओ समझते हैं और आगे। अब क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो ये देखो असंतुलित था, है कि नहीं, कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के जो परमाणुओं की संख्या होती है जब बराबर नहीं होती है उसे बोलते हैं असंतुलित समीकरण। जैसे कि इसमें बराबर नहीं है, हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, H2 + O2 है, हमने किया है H2O तो बन गया, लेकिन बैलेंस नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्यों ना क्या कर दिया जाए भैया, इसमें क्या कर दिया जाए, हाइड्रोजन 2 दूना 4 कर दिया जाए, तो यहाँ पे भी 2 दूना 4 कर दिया जाए, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो जैसे और देख लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब बताओ बैलेंस है क्या, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये बैलेंस तो नहीं है, तो हम क्यों ना कर दें यहाँ 2, तो अब क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो क्यों ना हम इधर भी कर दें 2, तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, दोनों साइड क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ऐसे हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, चलो और आगे समझते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा किस तरीके से बैलेंस ही होता है। जैसे अब आप देखो, बैलेंस करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो समझा देती हूँ आपको। बैलेंस करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हमेशा पहले समझना इस बात को कि हमेशा पहली बात तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए भैया, आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, कम से कम बेटा जी कहाँ तक, आपको 1 से 20 तक तो याद होना ही चाहिए। प्रत्येक के क्या चाहिए भैया, प्रत्येक के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, प्रत्येक के आपको क्या याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक। फिर बात करें भैया, प्रत्येक के आपको चिन्ह पता होने चाहिए, किसको किससे दर्शाया जाता है, प्रत्येक के चिन्ह। जैसे हम तुमको बोल दें हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को किससे दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं, पोटेशियम को किससे दर्शाते हैं, सबके सिंबल पता होने चाहिए। और भैया बात करें अगर आपको, तो और क्या पता होना चाहिए, कुछ आपको अणु सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि रासायनिक समीकरण में आपको हिंदी में लिख के आ जाएगा, उसके सूत्र के बारे में जानना है। हमको कुल मिला के इतनी चीज़ें जाननी चाहिए। हमेशा भैया दाईं ओर देखो, हमेशा रिएक्शन ऐसे तीर बना होता है, तीर का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन इधर हो रही होती है। कुछ उत्क्रमणी भी होता है, इसमें क्या होता है, कुछ रिएक्शन भैया दोनों साइड हो रही होती है, तो उसको भी बोलते हैं। ये हीट का सिंबल होता है कि इसमें उष्मा दी जा रही है। ये सारी आपको रासायनिक समीकरण में देखने को मिलेगा। आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, आओ समझते हैं। तो भैया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या करनी पड़े भैया, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऑटोमेटिक रासायनिक अभिक्रिया हमने कराई और उसमें से क्या हो गया भैया, ऊष्मा निकलने लगता है, ऊष्मा में प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और बात करें ऊष्माशोषी की, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें अभिक्रिया कराने के लिए उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
क्या ये बात इतनी क्लियर है? भैया देखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एक बार में समझोगे, धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि देखो मुझे पता है सबकी पावर जो कैपेसिटी होती है समझने की अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को एक बार में ही समझ में आ जाए। भाई कुछ लोग होंगे वापस करके देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन बेटा घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि करिश्मा मैम है आपके साथ। और भैया हमेशा से मेरा एक डायलॉग रहा है, हमेशा सबको पता है कि मैं यही बोलती हूँ कि मैं पढ़ाऊँगी वही जो आपके लिए होगा सरल और सही। एकदम ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल घबराओ नहीं। जो है दिक्कत है, जैसा है तुरंत कमेंट करके बताओ कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक, चलो भैया शुरुआत और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये उष्मा छेपी की बात करें तो इसमें हमें क्या मिलता है, उष्मा निकलती है ऑटोमेटिक। तो जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और उष्मा अपने आप निकली। तो भैया क्या हुआ, जब कोयला जला तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें उष्मा मिल जाती है। और अगर उष्मा शोषी की बात करें तो ये देखो N2 और ऑक्सीजन को जब जलाते हैं तो उसमें हमें उष्मा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? जब हमने क्या करा, वातावरण में उष्मा ले जाती है जिसमें तापमान गिरता है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब कुछ क्या है हमारे, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हुए इसको समझते हैं। तो भैया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, मेन पहले हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन क्या है, सब कुछ आराम से धीरे धीरे समझेंगे, डोंट वरी। चलो आओ समझते हैं, शुरुआत करते हैं भैया संयोजन अभिक्रिया से। तो ऐसी अभिक्रिया, क्या बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या, फिर से समझना, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, संयोजन का मतलब ही होता है संयोजित होना, जुड़ना, कंबाइन करना, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब उत्पाद जो प्रोडक्ट होगा आपका एक ही होगा। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एक ही होगा, उसे बोला जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखना कि हमने क्या किया, जैसे ये भी छोड़ो, है ना, क्या करो ये छोड़ो, हमने जैसे क्या किया H2 प्लस O2 किया तो क्या बन गया H2O। हमने क्या किया, 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तब जाके हमको एकल उत्पाद मिल गया। इसको बोलते हैं एकल उत्पाद, जिसमें क्या होगा, जैसे अगर और प्लस लगा के कुछ और भी हमको मिल जाता तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें एकल उत्पाद नहीं द्वि उत्पाद मिल गया, है ना। लेकिन जब एकल उत्पाद आपको मिले तो इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये क्या हुई हमारी संयोजन अभिक्रिया। अभी भी नहीं समझे और समझो, जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एकल उत्पाद मिल गया। तो ये दोनों क्या है भैया, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, फिर बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका जस्ट अपोजिट है, थोड़ा समझना कि इसमें क्या होता है बेटा, कि हम क्या करते हैं, किसी यौगिक को जब जलाते हैं या हीट करते हैं तो ये अपघटित हो जाते हैं 2 या 2 से अधिक किसमें अपघटन में टूट जाते हैं, कह सकते हो उत्पादों में टूट जाते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम हीट करेंगे, उष्मा देंगे तो ये किस में टूट जाएगा भैया, CaO में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। लिखा भी है कि जब एक पदार्थ प्राकृतिक कारणों की वजह से रासायनिक अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, और इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो जैसे कि मुख्यतः FeSO4 हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तो ये देखो टूट गया। ठीक है, इनमें मुख्यतः। और बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, एक प्रकाशी, एक हमारा उष्मीय और एक हमारा विद्युतीय।
तीन किस में टूट जाता है? वियोजन में। और वियोजन की पॉइंट ही मेन याद रखना कि इसमें भैया जो हमारा अभिकारक होगा एक यौगिक होगा, केवल एक यौगिक ही अभिकारक में रहेगा, उत्पाद ढेर सारा होगा। तो ये माइंड में रख लेना कि वियोजन में यही होगा। तो वियोजन में और सबके प्रकार कैसे देख लेते हैं। पहला आया उष्मीय। उष्मीय वियोजन का मतलब देखो बेटा, उष्मा, उष्मा का मतलब नाम में छिपा है थर्मो, है ना, कि जो ऐसी अभिक्रिया जो क्या हो, उष्मा के कारण टूट जाए, उष्मा कारण टूट जाए, तापमान के कारण। जैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक उष्मा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाए, उसे बोला जाता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि मैंने जस्ट डिपॉजिट दिया था, ये देखो टूट गया, उष्मा हमने डाला, उष्मा की वजह से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, विघटित हो गया। फिर समझते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है? प्रकाश के कारण जो वियोजन हो जाए, जो अपघटन हो जाए, अपघटित हो जाए, उसे बोलेंगे भैया क्या? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए इसी का यूज किया जाता है। ठीक, लिखा क्या? AgCl सिल्वर क्लोराइड का जब हमने सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराई तो ये Ag और Cl2 में टूट गया। सेम वैसे ही विद्युत का बात करें तो जो विद्युत की उपस्थिति में विद्युत उसमें प्रवाह कराने पे अगर वो हमारा यौगिक क्या करे, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसे बोला जाएगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कई यौगिक विद्युत द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो गए, कुछ छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाएंगे, उसे बोला जाएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि लिखा है NaCl, इसको क्या करेंगे? विद्युत इसमें प्रवाहित कराएंगे तो ये Na और Cl2 में टूट जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या होंगी? वियोजन अभिक्रियाएं सारी हैं। और समझते हैं अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया को मैं एग्जाम्पल के दौरान समझाऊंगी। विस्थापन को मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी कि विस्थापन अभिक्रिया आपकी क्या है। तो गौर करना बेटा, पहले समझना इस बात को समझना। जैसे कि क्या लिखा है, देखो मैं एक डायग्राम समझाती हूँ। एक है हमारे पास मिंकी जी, क्या है बेटा? मिंकी जी हैं। और एक है हमारे पास चिंटू जी। ठीक, ये क्या हुआ? मिंटू जी और चिंटी जी हैं। इनका एक दोस्त था, मान लो ये मिंटू जी का, इनका नाम है टिंकू। इनका क्या नाम है? टिंकू। हुआ क्या बेटा? देखो समझना एग्जाम्पल। ये जो टिंकू जी है ना, थोड़ा अमीर है। क्या है? पैसे वाले हैं। ये एक कपल है, ठीक है, ये एक पैसे वाला है। ये बोला भैया ये बहुत अमीर है, हाँ, और ये दोनों अपना आराम से ठीक ठाक से रह रहे थे। ठीक है, हुआ क्या? एक दिन इनकी एंट्री हो गई और ये थोड़ा पैसे वैसे वाला भी था। अब जानते हो पैसे वैसे वाले को आजकल सब देखते हैं, गरीब आदमी को कौन ही देखता है। हुआ क्या भैया? ये आए एक दिन, इनकी जगह ले लिए, मतलब इनको हटा दिए। गरीब था बेचारा, ये बहुत सीधा साधा लड़का था, गरीब था, ज़्यादा अच्छे से रह नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या? इन लड़की जी का मुंह मोह गया इनके ऊपर। ये अमीर था, इन्होंने अपनी ओर खींच लिया, इनको आकर्षण कर लिया। क्या कर लिया? इनकी जगह जाके अब ये कपल बन गए। मतलब कि कह सकते हो अब क्या रिएक्शन हो गई? ये हो गए चिंटू जी, और चिंटू जी अब हो गए मिंकी के साथ। किनके साथ हो गए भैया? मिंकी के साथ। और अकेला किसको कर दिया बेटा जी? सिंकू जी को। किसको कर दिया? सिंकू जी को। बेचारे अब ये रो रहे हैं अकेले। कहने का मतलब ये है, विस्थापन अभिक्रिया वे होते हैं भैया, ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादा क्रियाशील वाले जो तत्व होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि जो ज़्यादा क्रियाशील वाले तत्व होते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर वाले तत्व होते हैं, वो कमज़ोर तत्व वाले को हटा देते हैं और उनकी जगह खुद ले लेते हैं। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा ताकतवर वाले तत्व कम तत्व वाले तत्व को हटा देते हैं। कहने का मतलब देखो, जैसे रिएक्शन सीरीज में दिखाती हूँ आपको, ये आपको ट्रिक के दौरान समझाती हूँ। ये मैम का ट्रिक बताती हूँ कैसे है। इसमें क्या है भैया, ये बढ़ते हुए क्रम का है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे ये बढ़ते जाएंगे। जैसे आप बात करूँ मैग्नीशियम, क्या हुआ? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भैया लोहा से ज़्यादा क्या है? ताकतवर है। जैसे अब बात करूँ सबसे ताकतवर कौन है इसमें, तो पोटेशियम है, क्योंकि सबसे ऊपर है। अब जैसे बात करूँ मैं शीशा, लेड की बात करूँ तो लेड क्या है भैया? लेड लोहे से कम क्रियाशील
क्रियाशील वाला तत्व है, लोहा ज़्यादा ताकतवर है इससे, तो लोहा क्या कर देगा, शीशे को रिमूव कर देगा और शीशे की जगह ले लेगा। मतलब अगर बोल दूँ चांदी कोई रिएक्शन में और कोई रिएक्शन में अगर जिंक है तो क्या होगा, चांदी की जगह जिंक ले लेगा, क्योंकि जिंक क्या है, इससे ऊपर है। अब मैम कैसे याद करें, मैम ये तत्व कैसे याद होंगे? भैया कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखना और बताना कैसी है ये ट्रिक। बेटा आराम से, बर्डन लेके नहीं करना है, आराम से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और समझते हैं इस बात को कैसे है भैया, मैं बता देती हूँ। सिंपल सा भैया है, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, का ऐसे लिख लोगे तो आप याद हो जाएगा, का माली, आलू जरा फीके केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। ठीक है, बार बार 4 बार बोलो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा याद हो जाएगा। तो आओ समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या कह रहा था। देखो क्या है भैया, विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलेंगे बेटा, तो जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है, उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। फिर समझना इस बात को, क्या कि जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, वहाँ से हटा देता है, रिमूव कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे ही बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के दौरान पे क्या बोलती हूँ मैं, पीबी लेड का हमने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ भैया लेड ने कॉपर की जगह ले ली, कॉपर को भगा दिया, भाई जा तू कमजोर है, तू जा और खा पी के आ, जा भाई जा 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 जा। तो क्या किया भैया, इसने इसकी जगह ले ली, बेचारा कॉपर अकेले रो रहा है बैठ के, मुझे पीबी ने, मुझे लेड ने मेरे को भगा दिया, मेरे दोस्त के साथ था मैं अच्छा खासा। अब क्यों, क्योंकि पीबी लेड क्या है भैया, रिएक्टिव सीरीज में कॉपर से ऊपर है, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया। फिर बात करते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। आओ ये तो और मज़ेदार है, समझना चाहोगे, समझना चाहोगे तो भैया पहले जोश कमेंट करो, कम हो रहा है लेवल, मतलब तुम्हारा बहुत पिटाओगे, हाँ कम नहीं करनी एनर्जी। अब इसमें क्या है बेटा कि दो यौगिक आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और अपने आयन आपस में स्थान बदलकर क्या कर लेते हैं, रिएक्शन करके कोई नए यौगिक दो बना देते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं जैसे AgNO3 BaCl2 है, तो Ag ने किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन कर ली और बेरियल ने किसके साथ, नाइट्राइड के साथ कर ली, तो ऐसे रिएक्शन हो जाती है, किसके साथ, इसके साथ रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे गलत है ना, SO4 लिखा है, यहाँ पे हमारा AgSO4 हो जाएगा। ठीक, ये NO3 लिखा है, SO4 लिख लेना, ये तो बेरियम नाइट्रेट, दोनों मतलब सही है। अब एग्जाम्पल के दौरान अगर समझाऊं बात को तो ये देखो, अब फिर क्या हो गए, इस बात को और समझना। समझाते हैं, समझो इस बात को। ये है भैया सिंकी जी, ये है पिंकू जी, ये है रीना जी, ये है टिंकू जी। ये थे भैया कपल, एक कपल ये है, एक कपल ये है,
कपल हैं भैया, दोनों बढ़िया अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे 5-6 साल से। दोनों खूब खिसियाए, मतलब रिलेशन अच्छा खासा थे। ठीक, दोनों सब लोग दोस्त हैं। ये क्या है, सब दोस्त हैं, कपल हैं ये दोनों। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद लड़ाई उड़ाई हुई इन लोगों के आपस में। ये दोनों भी एक दूसरे से खुश नहीं थे, ये दोनों भी एक दूसरे से खुश नहीं थे। ये सिंकी बोली, इनकी नज़र, एक होता है ना कभी कभी पड़ोस वाले की, बगल वाले की यहाँ की नज़र रहती है, भाभी पसंद होती है ना, एक कह सकते हो, है ना। तो क्या हुआ भैया, ये जो टिंकू जी हैं, टिंकू जी रीना के साथ हैं तो, लेकिन अब इनकी नज़र है भैया सिंकी जी के साथ। सेम चीज ऐसे ही पिंकू जी हैं तो अपनी सिंकी जी के साथ, लेकिन इनकी नज़र है भैया रीना जी के साथ। तो हुआ क्या, एक दिन इन लोग अपने में फैसला कर लिए भैया, जाओ, लड़ाई वड़ाई हुई, समझ रहे हो, तो लड़ाई वड़ाई करने के बाद फैसला हुआ, तलाक वलाक दे दिए दोनों। क्या है भैया, हम रहेंगे अब, हम किनके साथ, टिंकू बोले हमको रहना है सिंकी जी के साथ, हमको सिंकी जी पसंद है, हम सिंकी जी के साथ रहेंगे। सेम वैसे ही पिंकू जी बोले हम रीना जी के साथ अब रहेंगे भैया, रीना जी रहेंगे हम। तो हुआ क्या, फैसला हुआ क्या, रिएक्शन, ये इनके साथ आ गए भैया, कौन, ये इनके साथ और ये इनके साथ हो गए। तो भैया हुआ क्या बताओ, क्या अब सिंकी जी किसके साथ हो गई बेटा, टिंकू के साथ, और हमारी रीना जी किसके हो गई भैया, पिंकू के साथ, है ना, किसके साथ हो गई, पिंकू के साथ। ठीक, तो ऐसी रिएक्शन, मतलब कि आपस में ये लोग रिएक्शन कर लेते हैं, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। मेरा मेन मोटिव था द्विविस्थापन समझाना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे खुरापाती एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो भैया हम समझ सकते हैं कि अब आप लोग समझे हो और इसको भूलोगे नहीं। अब क्या करोगे, इसको भूलोगे नहीं। आओ अब समझते हैं आगे भैया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है और समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भैया वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें कुछ रंगहीन अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, जो कि जल में अघुलनशील होता है। वो यौगिक क्या होता है, अविलेय होता है, उसी को बोला जाता है अवक्षेपण। फिर समझना कि जिस अभिक्रिया, वाइट है भैया, 1 मिनट रुकना, जिस अभिक्रिया में किसी रंग या रंगहीन अवक्षेप का निर्माण होता है और वो यौगिक होता कैसे भैया, अविलेय होता है, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे कि NaCl AgNO3 के साथ कराएं रिएक्शन, तो जो AgCl हमको मिला, जो हमको सिल्वर क्लोराइड मिला, ये क्या होता है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है, जो कि हमारे जल में अघुलनशील होता है। ये एकदम ठोस, तो इसी को बोला जाएगा अवक्षेप। जो अघुलनशील होता है उसी को बोला जाता है अवक्षेप, और इसकी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर समझते हैं उदासीनी अभिकरण, जो हमारे उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। तो भैया जिसमें अम्ल क्या है, एक अम्ल किसके साथ, क्षार के साथ रिएक्शन कराता है और लवण और जल बना देता है, उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। भैया लिखा है सिंपल सा, अम्ल व क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और क्या बन जाता है, नमक और जड़ में लवण और जल बना देता है, जिसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि NaCl बन गया, मतलब कि नमक, सॉल्ट और वाटर बन गया, सॉल्ट और वाटर बन गया, इसको बोला जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां तक समझे कि नहीं समझे बताओ भाई, समझ में आ रही है बातें कि नहीं, बताओ भैया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चमका कि नहीं चमका। यार चिल करो यार, काहे की टेंशन हो रही है, और चुपके चुपके कहीं स्क्रॉल तो नहीं कर रहे हो, रील देख रहे हो, अरे मैम पढ़ा रही हैं, घर वालों को उल्लू बनाया जा रहा है। चलो चलो, उनका मैसेज आ रहा है, उनको रिप्लाई कर दिया जाए, रिप्लाई करना भी तो ज़रूरी है। अरे बेटा बोर्ड है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा गया ना, मज़ा आ जाएगी, जो रिलेटिव्स की नज़र में एक इमेज बन जाएगी। क्योंकि भैया आपको पता है अभी तक 8th 9th तक का रिजल्ट कोई नहीं पूछता है, लेकिन 10th का रिजल्ट दूर दूर के रिलेटिव जिनको हम जानते भी नहीं रहेंगे वो भी फ़ोन करके पूछेंगे, अच्छा आपका बेटा तो इस बार 10th में था ना, कितना नंबर आया, कितना % आया, है ना। तो भैया थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, टॉप करोगे भैया, थोड़ी मेहनत कर लो। और समझते हैं ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है। ऑक्सीकरण उपचयन को समझते हैं। तो भैया वह अभिक्रिया
पहले समझो धीरे से। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में नाम छुपा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सी ऑक्सी आ ऑक्सीजन आ ऑक्सीजन आ आ आ ऑक्सीजन आ, मतलब क्या कि भैया ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, जुड़ता है। और या तो कह सकते हो या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन कम होगा भैया, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। फिर समझना इस बात को कि अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है या और हाइड्रोजन या तो कमी होती है, ये लॉस होता है इलेक्ट्रॉन, उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे बात करें यहाँ कॉपर है हमारा ऑक्सीजन, कॉपर से ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो मतलब ये देखो ऑक्सीकरण हो गया है ना, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, कॉपर से जुड़ गया ऑक्सीजन तो ऑक्सीकरण हो गया, कह सकते हो उपचयन हो गया। और बात करें SnCl2, यहाँ पे देखो क्या हो गया, हमारे क्लोरीन यहाँ पे लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, फिर बात करते हैं अपचयन। इंग्लिश में बात करें तो भैया रिडक्शन, और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जस्ट अपोजिट। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन घटाया जाएगा और हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा और भैया इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाएगा। जस्ट अपोजिट है क्या, फिर से बात करते हैं, ऑक्सीजन घटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, उसे बोला जाएगा अपचयन अभिक्रिया। फिर बात करते हैं, देखो कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, जो कि यहाँ लिखा था, ये देखो, नहीं नहीं यहाँ जुड़ा नहीं है, देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड था भैया, यहाँ से ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कॉपर ने त्याग दिया, कह दिया भैया जाओ तुम अपने रास्ते अपने घर, यहाँ ऑक्सीजन देखो निकल गया कॉपर से। फिर बात करते हैं भैया, देखो यहाँ से अगर ऑक्सीजन निकला तो इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। ठीक, यहाँ सेम ऐसे ही देखो, यहाँ पे आकर हमारा क्या जुड़ गया भैया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं। आओ और आगे बढ़ते हैं भैया, और आगे बढ़ा जाए। अब एक है भैया रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आप लोग पता है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया भैया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे होंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो रहे होंगे, दोनों साथ होंगे। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होगा, एक ही में अपचयन होगा। जब ये दोनों साथ होता है तो इसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें देखो दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वह रासायनिक अभिक्रिया जहां एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब समझना इस बात को, जैसे यहाँ देखो ध्यान से समझना, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन किस में घटता है, ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, इसको क्या हो गया, अपचयन। यहाँ क्या हो गया बेटा, अपचयन, यहाँ क्या हो गया, अपचयन। हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं आगे, देखो यहाँ पे समझना इस बात को, यहाँ वाले में देखो गौर करना, यहाँ Fe3O4 था, यहाँ से भैया देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, ऑक्सीजन की देखो यहाँ कमी हो गई, ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, Fe ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो फिर क्या हुआ, अपचयन। और ये देखो यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ क्या था, हाइड्रोजन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन किस में जुड़ता है, ऑक्सीकरण में। ऑक्सीजन किस में जुड़ता है, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में। तो ये क्या कहलाया भैया, रेडॉक्स अभिक्रिया, कि एक साइड से अपचयन हो रहा हो, एक साइड से ऑक्सीकरण हो रहा हो, उसे बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। और कुछ बच्चे को समझाते हैं कि मैम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देती हूँ भैया कि हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। देखो एक बात करती हूँ कि मान लो हमने एक एलिमेंट ले लिया, मान लो हमने एक एलिमेंट ले लिया, इसका नाम है बेटा सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। ये एक तत्व है, सोडियम है। अगर अब आपसे बात करूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बता दो कि भैया पहली बात तो Na में कितने चार्ज, +4, चलो इतना आपको पता है। इसका एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछूं
अगर एटॉमिक नंबर पूछो तो वो आपको पता है भैया 11 होता है। अगर एटॉमिक भार पूछूं तो मतलब क्या है, ये 23 होता है। इतना आप लोग को पता है। लेकिन अगर बताओ, अगर सोडियम में आपसे पूछूं क्या क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन होता है मैम प्रोटॉन होता है मैम, न्यूट्रॉन होता है। क्या ये बात आपको पता है? क्या पता है भैया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब मैं पूछूं अगर सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम में कितने प्रोटॉन, सोडियम में कितने न्यूट्रॉन, कितने बात करें तो भैया क्या कोई बता सकता है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि किसी को पता है? तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन बताते हैं, कैसे प्रोटॉन बताते हैं, कैसे न्यूट्रॉन बताते हैं। तो बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की, पहले आप बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना दिखा रहा है, एक है ना। क्या बात किया जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 11। क्या बात किया जाए कि 11 इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। और भैया ये लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन कमी कर देते हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भैया, माइनस कर दें। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर माइनस कर दें, अरे यार एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे तो बेटा बचा कितना, 10। कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछे कोई कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जितने उतने प्रोटॉन, पढ़ा है 9th क्लास में ये सब कुछ, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। अब भैया एक बात और पूछ लेती हूँ कि अगर बात करें न्यूट्रॉन निकालने की तो न्यूट्रॉन कैसे निकाल देंगे, हमेशा एटॉमिक भार में से, एटॉमिक मास में से, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा क्या, एटॉमिक, अरे न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो 11 करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 12। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होते हैं। ये बात क्या क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप बताओ। क्या बात आई कि समझ में कि नहीं? और अगर बात करते हैं आगे तो इनकी समझाती हूँ कुछ, आपको अभी रिएक्शन की भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको संचारण और विकृत गंधिता बताती हूँ कि ये क्या है। तो भैया संचारण क्या होता है बेटा, संचारण वो प्रक्रिया होती है जिसमें धातुएं हवा, नमी, जल या रासायनिक के पदार्थों के संपर्क में धीरे धीरे आ जाते हैं, उसे बोला जाता है संचारण। जब कोई धातु हमारे हवा, नमी, आर्द्रता, अम्ल इन सभी के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें लग जाती है जंग, उसमें हो जाता है संचारण, उसको बोला जाता है संचारण धातु, ठीक है। बात करते हैं, यह एक रासायनिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, जिसे बोला जाता है, जैसे कि जिसमें ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि जैसे यौगिकों में ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है भैया लोहे में जंग लग जाना। जब भैया हमारा Fe क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्या बन जाता है भैया, Fe2O3 हमारा बन जाता है। तो इसे बोलते हैं लोहे में जंग लगना। क्या बोलते हैं, लोहे में जंग लग जाना। ऐसी बात करते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता की बात करूं बेटा, तो जैसे कि हम शॉप जाते हैं दुकानों में और फूले फूले चिप्स रहते हैं, वही वाले चिप्स क्यों लेते हैं, चिप्सों में जैसे आलू चिप्स, मैंगो मतलब वो लेस और कुछ भी कर्ल्स, क्रैक्स, ओयस, ये सभी चीज़ हम कहेंगे भैया अंकल जी हमको वो फूला वाला पैकेट ही चाहिए, वो जो दबा वाला उसमें से गैस निकली है वो नहीं चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हो, क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि वो खराब हो जाता है, उसमें लसियापन आ जाता है, वो टेस्ट खराब पूरा है ना, खाने में मज़ा नहीं आता, पूरा बर्बाद है ना। तो भैया विकृत गंधिता वो होते हैं जब वसा और तेल युक्त वाले जो पदार्थ होते हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया करके उसको खराब कर देते हैं, स्मेल बना देते, बदबू वाला बना देते हैं, उसे बोल देते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं बेटा, विकृत गंधिता बोलते हैं। इसी वजह से हमको क्या, इससे बचाने के लिए क्या कर देते हैं, पैकेटों में जो आलू वालू मसाला वाली चीज़ें उसमें नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस भर देते हैं, है ना, जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक टिका रहे। और बात करें अगर और आपकी, तो या तो हम लोग फ्रीज वगैरह में खाना को रख देते हैं, वायु जो सनलाइट की रोशनी से हम खाना को दूर रखते हैं ना, जितना सनलाइट अगर ना पड़े उस पर, कुछ भी बर्तन वगैरह में रख के फ्रीज़र में रख देते हैं। इस वजह से हम क्या कर देते हैं, उनको ठंडा रखते हैं, काफ़ी चीज़ें उसको बचा कर रख लेते हैं। क्या क्लियर है इतनी बात? बताओ बताओ भाई, अभी से क्यों डंडा कर रहे हो? अभी टाइम कितना है, 43 है।
55 पे आना मैं। 55 हाँ मैम, 50 पे 55 पे नहीं होगा मैम, बगल में क्लास लगानी जाएगी इधर। चिल्ला लो, मैं माइक स्टार्ट करूँ कि नहीं? चलो भैया स्टार्ट करें। स्वादहीन हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। बात करते हैं बासी हो चुके तेल या चिप्स में अजीब सी गंध का आना, तो ये सारा हमारा क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। और कुछ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे सीखते हैं, थोड़े एक दो बताती हूँ और तो आप लोग को आता है और समझते हैं कैसे। चलो जैसे अब मैं आपको कुछ रिएक्शन दूंगी, कुछ एग्जाम्पल दूंगी, क्वेश्चन, उसको बैलेंस करना है। क्या करना है? समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। चलो कैसे संतुलित करते हैं देखते हैं, ठीक है। आओ बात करें, जैसे पहला दिया है, मान लो हमने क्या लिया, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा। हमने क्या किया? नाइट्रिक एसिड को किसके साथ भैया? CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ जब हमने रिएक्शन करा दी, किसका? इसका नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। और इसका क्या है भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या करेगा बेटा? रिएक्शन कर लेगा और आपका बना देगा कैल्शियम नाइट्रेट। अब आप लोग नाम लिखते जाए, कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा और इसके साथ क्या बना देगा बेटा? वाटर बना देगा। क्या बना देगा? वाटर बना देगा। चलो ये जैसे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब इसके लिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, आओ समझते हैं। सबसे सिंपल साधारण सा नियम है, पहले लिख लो सबकी संख्या। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है बेटा? 1 है। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। चलो लिख लिया। फिर उसके बाद हमको देखना है कैल्शियम कितना है बेटा? 1 है। हमेशा जब कोई चीज ब्रैकेट में लिखा रहे तो ये 2 इसका है, 2 इसका है, दोनों का है। तो भैया अगर बात करें ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 1 है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये देखो कैल्शियम, कैल्शियम कितना है यहाँ पे? हमारा 1 है। नाइट्रेट, ये देखो ये 2 किसका है? नाइट्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। तो नाइट्रोजन का कितना है भैया? 2 है। ऑक्सीजन की बात करूं तो 3। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे वाटर, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। चलो इतना कर लिया। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं? बात करो, तुलना करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन इस साइड कितना है बेटा? 1 है और 1 2। अभिकारक में हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और बात करते हैं इधर कितना है भैया? उत्पाद में भी हमारा 2 है। बैलेंस है, दोनों साइड क्या है? बैलेंस है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन इधर 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है भैया। नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 1 है। ये देखो गड़बड़ा गया, तो हम क्यों ना यहाँ पे 2 का गुणा कर दें। तो ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे अब 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया। भैया क्या हो गया? हमारा हाइड्रोजन भैया 2 और 1 3 हो गया, और इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो हम इधर भी क्यों ना 2 का गुणा कर दें। क्या कर दे? 2 का गुणा कर देते हैं। अब क्या हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। आओ जोड़ते हैं, कैसे हैं देखो। हाइड्रोजन कितना है? 2 और 1 3। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 3 है, सही है। हाइड्रोजन कितने हैं भैया? हमारे पास 3 है। हाइड्रोजन 3 हो गया और इधर कितना हो गया? 2 दूना 4। कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ? अरे हाँ वही तो, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 पे है ना। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन बेटा यहाँ 2 है, ये देखो, और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक, चलो आओ देखें। अब बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 और इधर 3 दूनी 6 हो गया, और 6 2 8 ऑक्सीजन। 3 ये है और ये देखो ऑक्सीजन हमारा 2। कुछ गड़बड़ा रहा है यार भाई, ये क्या कर दिया मैंने? कैल्शियम नाइट्रोजन, हाँ 6, इधर देखो, इधर देखो 3 दूनी 6 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 है भैया। कहाँ मैं ध्यान दी हूँ? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 6 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 है। 6 और 2 8। चलो भैया हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये अब बैलेंस है। अब क्या बैलेंस है? यहाँ 2 लिख दोगे और यहाँ क्या लिख दोगे? 2, तो ये बैलेंस। कोई बात नहीं, हम दूसरा एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, क्योंकि भैया गोच पाच कर दिया मैंने ही क्या कर दिया? गोच पाच कर दिया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें। बोलो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देते हैं तो रिएक्शन क्या बन जाती है हमारा, हमने क्या कर दिया यहाँ पे N2SO4 बन जाएगा, मतलब बात करें सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और इसके अलावा क्या बन जाएगा, देखो N2SO4 बन गया और यहाँ H2O, क्या बोल सकते हो, H2O बन गया। अब चलो बैलेंस करने की बारी है। अब क्या है, बैलेंस करने की बारी है, बैलेंस करते हैं। आओ फिर से वैसे ही सेम लिखो। सोडियम कितना है बेटा, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। आराम से लिखते हैं इस बार 1। चलो भैया 1 1 लिख लिया। सब जितना दिया है पहले इक्वेशन में उसको उतना लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। फिर सेम सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। फिर H2 हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। चलो भैया देखते हैं क्या बैलेंस है। भैया इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, हमको दिख रहा है इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ सोडियम 1 है, उधर कितने सोडियम 2 है, पहले ही दिख गया गलत है ना। तो क्यों ना हम 2 का गुणा कर दें, क्या कर दे बेटा, इसमें 2 का गुणा कर दे। 2 का गुणा कर दिया, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, क्योंकि ये गुणा सब में होता है। आप मैथ्स पढ़ रहे होगे तो आपको पता है इतना, है ना। तो क्या हुआ, तीनों में रिएक्शन। अब क्या भैया, सोडियम बैलेंस हो गया मैम। सोडियम 2 इधर है, सोडियम 2 इधर है। सल्फर 1 इधर है, सल्फर 1 इधर है। ऑक्सीजन 4 और 1, 4 और 2 6 है। ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है। तो इधर भी क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं। देखना भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और फिर से मिलाते हैं, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 4 2 6। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 4 है। और भैया सब कुछ बैलेंस है, सल्फर वल्फर। अब क्या ये बैलेंस है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम बेटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 2। ऐसे इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे आसानी तरीके से। किससे भैया, ऐसे कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपको मैं एक क्वेश्चन ये दे देती हूँ कि आप भी सूत्र बताना। होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क अगर समझ में आया होगा बैलेंस, कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। चलो अगर हमने बोल दिया बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन, किसकी भैया, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दी, तो भैया बन क्या गया आपका, सेम टू सेम बेरियम सल्फेट बन गया। और क्या बन गया, H2Cl2, मतलब कि हमारा HCl बन गया। अब तुम इसको बैलेंस करके हमें देना, बैलेंस करना आपका काम है, इसको बैलेंस करके दे देना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। और भैया कोई टॉपिक ऐसा हो जो नहीं आया रहेगा, कमेंट करके मुझे बताना सब कुछ, ठीक है। तो भैया आई होप कि मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कैसा लगा पूरा वीडियो मेरा पूरा, तो कमेंट करके बताना। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी तुरंत कमेंट करके बताना, ठीक है बेटा। मिलती हूँ आपसे इसी नजरिए के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना तब तक।